ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 10। कल हमने बीटा के सारे फॉर्मूले देख लिए, तो आज बीटा और CAPM पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहले बीटा कैसे कैलकुलेट करते हैं एक क्वेश्चन सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 10, अपने क्वेश्चन वाले सेक्शन पे आ जाओ। फाइंड आउट द बीटा फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा रिलेटिंग टू सिक्योरिटी J। तो आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा जिसमें 3 कॉलम होंगे, प्रोबेबिलिटी, रिटर्न ऑन J, रिटर्न ऑन M। ये आपका क्वेश्चन है और आपको इसमें और इतने सारे कॉलम्स ऐड करने हैं। प्रोबेबिलिटी वाला प्रॉब्लम रहेगा तो पहले आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना पड़ेगा, और एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालने के लिए आपको प्रोबेबिलिटी इंटू RJ करना होगा। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ स्टॉक आएगा, प्रोबेबिलिटी इंटू RM करेंगे कॉलम नंबर 5, तो आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द मार्केट आएगा। तो आपकी बुक में कॉलम नंबर 4, 5 बना हुआ है। उसके बाद RJ माइनस RJ बार, RM माइनस RM बार, ये डेविएशन के लिए, ये कोवेरिएंस के लिए, P इंटू RJ माइनस RJ बार इंटू RM माइनस RM बार, और ये लास्ट कॉलम है P इंटू RM माइनस RM बार स्क्वायर। ये हो गया वेरिएंस ऑफ मार्केट पोर्टफोलियो के लिए। तो पहला कॉलम दिया हुआ प्रोबेबिलिटी, दूसरा है RJ, तीसरा है RM। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। ये 4th नंबर कॉलम को आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? 1 और 2 मल्टीप्लाई करके। कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है क्योंकि प्रोबेबिलिटी 0.10 दिया हुआ है, तो 0.10 इंटू 20 करेंगे विदाउट कैलकुलेटर। 2, 5, -5, -1, 9, 2, -1, 2, 2, 5, टोटल कर लेना 20। तो दिस 20 इज एक्सपेक्टेड रिटर्न। 20 क्या है? एक्सपेक्टेड रिटर्न। फिर आते हैं कॉलम नंबर 5 पे। 0.10 इंटू 10, 1, 2, 3, -3, -1, 5, 1, 1, 1, -1, 3, टोटल कर लेना। टोटल करेंगे तो यहां पर आएगा 10। टोटल करेंगे तो यहां पर आएगा 10। अब डेविएशन निकालना है आपको, ठीक है? 20 माइनस 20, RJ माइनस RJ बार, 20 माइनस 20 0, 50 माइनस 20 30, फिर -50 माइनस 20 है तो -70, -10 माइनस 20 -30, 90 माइनस 20 70, 20 माइनस 20 0, -10 माइनस 20 -30, 20 माइनस 20 0, फिर से 20 माइनस 20 0, 50 माइनस 20 30। इस कॉलम का टोटल की आवश्यकता नहीं है, इस कॉलम की टोटल की आवश्यकता नहीं है, मत करो। फिर आ जाइए RM माइनस RM बार, ये RM थर्ड कॉलम, और ये 10 जो है ये RM बार है। तो विदाउट कैलकुलेटर ट्राई करेंगे। 10 माइनस 10 0, 30 माइनस 10 20, -30 -10 -40, -10 -10 -20, 50 -10 40, 10 -10 10 -10 10 -10 0 0 0।
-10, -10, -20, 30 -10, 20। अब आपको कॉलम नंबर 1, 6 एंड 7 को मल्टीप्लाई करना है। तो ये फर्स्ट कॉलम 0.10 इंटू 0 इंटू 0, कहीं पे भी 0 दिख गया तो 0 लिख देना, बहुत दिमाग मत लगाना। 0.10 इंटू 30 इंटू 20, 60। 0.10 इंटू -70 इंटू -40, अगर दोनों कॉलम में माइनस साइन है तो इधर प्लस लिखना, 280। फिर से दोनों कॉलम में माइनस है, प्लस आंसर आएगा 60, 280। देखो जहां पे 0 दिखे, 0 0 0, 4 0 हो गया, और यहाँ पे आपका आ गया 60। इसका टोटल चाहिए मुझे, ये हमें देगा कोवेरिएंस। तो कोवेरिएंस का एक प्रैक्टिस हो गया। अगर सिर्फ कोवेरिएंस पूछे तो आपका आंसर टोटल लेके समाप्त हो गया। 740 इज द कोवेरिएंस बिटवीन द स्टॉक एंड द मार्केट। अब हमें वेरिएंस ऑफ मार्केट पोर्टफोलियो निकालना है, तो लास्ट कॉलम इज वेरिएंस ऑफ मार्केट पोर्टफोलियो। उसके लिए क्या करेंगे, P इंटू आर एम माइनस आर एम बार स्क्वायर। तो यहाँ पे आर एम माइनस आर एम बार ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर लिया ये कॉलम, और ये प्रोबेबिलिटी है P। तो पहले इसका स्क्वायर करो इंटू 0.10 करो, जहां पर भी 0 दिखेगा वहां 0 लिख देना है। तो ये हो गया 0, 60, ये सॉरी 20 स्क्वायर इंटू 0.10, 40, माइनस 40 स्क्वायर इंटू 0.10, 160, माइनस 20 स्क्वायर इंटू 0.10 इज 40, फिर 40 स्क्वायर इंटू 0.10, 160, फिर 0 0 0 लिख दो। 20 स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर इंटू 0.10 इज 40, फिर 20 स्क्वायर इंटू 0.10 इज 40, और इसका टोटल करेंगे 480। तो ये 480 क्या है, ये वेरिएंस ऑफ मार्केट पोर्टफोलियो। तो अभी नीचे लिखना है, टेबल के नीचे बीटा इज इक्वल टू, फॉर्मूला याद है प्रोबेबिलिटी वाले प्रॉब्लम में, बीटा इज इक्वल टू समेशन P इंटू आर जे माइनस आर जे बार इंटू आर एम माइनस आर एम बार अपॉन समेशन P इंटू आर एम माइनस आर एम बार स्क्वायर। तो ये न्यूमरेटर जो है दिस इज 740, और ये जो डिनोमिनेटर है ये 480। तो सॉल्व करना, इक्वल टू 740 डिवाइड बाई 480, सॉल्व करना इक्वल टू 1.54। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया बीटा 1.54। एक बार सारे कैलकुलेशन चेक कर लो। ओके, तो बीटा कैलकुलेट करना सीख लिया आपने। नाउ नेक्स्ट इज CAPM। CAPM क्या है, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। तो अपने थियरी वाले पोर्शन पे एक बार फटाफट आ जाओ। थियरी वाले पोर्शन में CAPM पैरा 20 कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। आपको पता है इस मॉडल को किस इकोनॉमिस्ट ने दिया था, विलियम शार्प। विलियम शार्प। और इस मॉडल से हमें क्या मिलेगा, we will be able to find out the required or expected return. We'll be able to find out the required or expected return. Actually जो हम कैलकुलेट करते हैं वो required return है, but because required return and expected return are equal in most of the cases, not all cases, we can either use the word required return या फिर हम यूज कर सकते हैं expected return। ठीक है, लेकिन सही अगर वर्ड पूछना है तो क्या होगा, required। CAPM से आपको रिक्वायर्ड रिटर्न मिलता है। एज पर CAPM थियरी, एक्सपेक्टेड और रिक्वायर्ड रिटर्न इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला पहले भी देखा हुआ है वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी शेयर चैप्टर में, RF प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF। तो आप पूछेंगे कि ये RF क्या है। RF का मतलब है मार्केट रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट। RF का मतलब रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट। फिर ये
बीटा है, बीटा अभी आपने कैलकुलेट किया। ये आरएम क्या है? आरएम इज रेट ऑफ रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो। आरएम मीन्स रेट ऑफ रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो। सिर्फ आरएम का मतलब है रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो और मार्केट रिटर्न, यानी कि ओवरऑल मार्केट का रिटर्न कितना है इस पीरियड में। आरएम माइनस आरएफ को हम बोलेंगे मार्केट रिस्क प्रीमियम। आरएम माइनस आरएफ इज मार्केट रिस्क प्रीमियम, यानी कि मार्केट का रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रिटर्न इज मार्केट रिस्क प्रीमियम। हाउ मच द मार्केट इज जनरेटिंग over and above risk free return. How much is the market generating over and above the risk free return? और अगर स्टॉक का बीटा 1 से ज्यादा है, मतलब स्टॉक ज्यादा रिस्की है, तो स्टॉक पे इन्वेस्टर ज्यादा रिस्क प्रीमियम प्रेफर करेगा। तो इन्वेस्टर का रिस्क प्रीमियम होगा बीटा इंटू आर एम माइनस आर एफ। इसको हम बोलेंगे कि सिक्योरिटी रिस्क प्रीमियम। सिक्योरिटी रिस्क प्रीमियम इज मार्केट रिस्क प्रीमियम मल्टीप्लाइड बाय बीटा। यही बीटा का रोल है। तो जो स्टॉक ज्यादा रिस्की होगा उसका बीटा भी ज्यादा होगा, उसका अगर बीटा ज्यादा होगा तो उसका रिस्क प्रीमियम भी ज्यादा होगा। इज इट राइट? तो स्टॉक का रिस्क प्रीमियम होगा बीटा इंटू आर एम माइनस आर एफ, मार्केट का रिस्क प्रीमियम होगा आर एम माइनस आर एफ। ओके, स्टॉक का रिस्क प्रीमियम एक और तरीके से निकाल सकते हैं, ये टोटल रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रिटर्न, जो यहां पर लिखा हुआ रिटर्न ऑन सिक्योरिटी माइनस रिस्क फ्री रिटर्न। तो बिकॉज आप स्टूडेंट हैं और एग्जाम पर्पज से हमें ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। अब इस फॉर्मूले को थोड़ा हम एनालाइज करेंगे। जब एक इन्वेस्टर किसी रिस्की स्टॉक में इन्वेस्ट करता है या रिस्की एसेट में इन्वेस्ट करता है तो वो दो प्रकार के रिटर्न चाहता है। एक टाइम वैल्यू ऑफ मनी, दैट इज रिस्क फ्री रेट, इतना अमाउंट जो आप आसानी से किसी भी रिस्क फ्री एसेट में इन्वेस्ट करके अर्न कर सकते थे। तो दैट इज प्योर टाइम वैल्यू ऑफ मनी ओनली फॉर गिविंग योर मनी इन अदर इन्वेस्टमेंट, विच आप आसानी से रिस्क फ्री सिक्योरिटी द्वारा अर्न कर सकते थे। लेकिन आप रिस्क फ्री सिक्योरिटी में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, आप रिस्की स्टॉक में रिस्की एसेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप चाहेंगे कि हमें रिस्क प्रीमियम मिले। वी वांट कि हमें रिस्क प्रीमियम मिले क्योंकि हम रिस्क ले रहे हैं। तो रिस्क प्रीमियम कितना कैलकुलेट होगा? वो रिस्क प्रीमियम कैलकुलेट करने के लिए है बीटा इंटू आर एम माइनस आर एफ, यानी कि मार्केट का जो रिस्क है वो आर एम माइनस आर एफ है, मार्केट रिस्क प्रीमियम। अगर आपका पोर्टफोलियो या स्टॉक या एसेट का रिस्क मार्केट से ज्यादा है तो आपको प्रीमियम भी ज्यादा मिलना चाहिए, और ऑफ कोर्स अगर मार्केट से कम है तो प्रीमियम भी कम मिलना चाहिए। तो बीटा अगर 1 से ज्यादा होगा तो आपका प्रीमियम ज्यादा आएगा, बीटा 1 से कम होगा तो प्रीमियम कम आएगा, बीटा 1 आएगा। तो जो मार्केट का रिस्क प्रीमियम वही स्टॉक का रिस्क प्रीमियम होगा। और अगर मान लो बीटा 0 है, कोई रिस्क नहीं, कोई रिस्क प्रीमियम नहीं, ठीक है। सो दैट इज द लॉजिक ऑफ CAPM। और CAPM से हमें क्या मिलता है? रिक्वायर्ड रिटर्न। रिक्वायर्ड रिटर्न का क्या बेनिफिट है? वी कैन यूज इट फॉर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ एसेट और स्टॉक। इसलिए जो थियरी है उसका नाम है कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। हाउ टू कैलकुलेट द प्राइस ऑफ एनी कैपिटल एसेट, तो उसके लिए हमें पहले रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न लगता है फॉर डिस्काउंटिंग पर्पस, एंड दैट रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज अराइव्ड एट बाय अप्लाइंग CAPM। ओके, सो नेक्स्ट इज assumptions ऑफ CAPM, पैराग्राफ 23। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, थियरी क्वेश्चन, तो आप इसको लिख लो, इंपॉर्टेंट थियरी क्वेश्चन फॉर 4 to 5 मार्क्स, 4 मार्क्स। ओके, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है कई बार। तो यहां पर आपका एक समरी बनी हुई है, assumptions ऑफ CAPM। पहला assumption, इन्वेस्टर्स एम टू मैक्सिमाइज हिज इकोनॉमिक यूटिलिटीज। तो इन्वेस्टर्स का सिर्फ एक और एक ही मकसद है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ हिज रिटर्न। सेकेंड, इन्वेस्टर्स आर रैशनल। रैशनल मतलब वो दो ऑप्शन कंपेयर करेगा, ठीक है। रैशनल का मतलब ही विल कंपेयर 2 ऑप्शंस,
ही विल कंपेयर द रिस्क एंड रिटर्न। अगर रिस्क इक्वल है और रिटर्न डिफरेंट है, ही विल सिलेक्ट सिक्योरिटी विथ हाइयर रिटर्न। अगर रिटर्न इक्वल है, रिस्क डिफरेंट है, तो ही विल सिलेक्ट सिक्योरिटी विथ लोअर रिस्क। एंड ही इज अ रिस्क अवर्स। रिस्क अवर्स मतलब अननेसेसरी रिस्क नहीं लेगा। ही विल टेक हाइयर रिस्क ओनली फॉर हाइयर रिटर्न। ओके, अदरवाइज बिटवीन टू स्टॉक्स हैविंग इक्वल रिस्क, he will select security with higher return. Between two stocks with equal return, he will select security with lower risk. And then investors are price takers. That is, they cannot influence the prices. इसका मतलब market is very big. One investor cannot influence the price. एक और assumption जो बहुत ही important है to make this theory successful is that investors can borrow and lend. Investor can borrow and lend unlimited amount of money at risk-free rate of interest. Investors can lend and borrow unlimited amount of money at risk-free rate of interest. Next is investors trade without any restriction, without any transaction or taxation cost. तो आपको एग्जाम में अगर कम शब्दों में लिखना है, नो ट्रांजेक्शन कॉस्ट। ओके, नो ट्रांजेक्शन कॉस्ट यानी कि आप सिक्योरिटी जब बाई और सेल करेंगे तो बोरिंग कॉस्ट नहीं लगेगा। कितना अच्छी बात है। नो टैक्सेशन, वाह, कोई टैक्स नहीं। काश ये थियरी सच होती, कोई टैक्स नहीं होता। एंड देन वन मोर इंटरेस्टिंग assumption, all investors have all the information about a security at the same time. सभी इन्वेस्टर को सिक्योरिटी से रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन एक ही टाइम पे मिल जाते हैं। तो नोबडी विल टेक द बेनिफिट ऑफ प्रायर इंफॉर्मेशन, यानी किसी को पहले से इंफॉर्मेशन है उसका बेनिफिट उसको नहीं मिलेगा। नेक्स्ट अजम्पशन क्या है कि ऑल एसेट्स आर डिविजिबल। ऑल एसेट्स आर डिविजिबल का मतलब है कि आपको अगर कोई शेयर 0.5 शेयर खरीदना है तो भी आप परचेज कर सकते हैं। कुछ कंट्रीज में शेयर्स को फ्रैक्शन में परचेज नहीं कर सकते हैं, कुछ कंट्रीज में शेयर्स को लॉट में परचेज कर सकते हैं। तो इनका कहना है कि आप शेयर को जिस क्वांटिटी में चाहें या किसी भी एसेट को जिस क्वांटिटी में चाहे उतनी क्वांटिटी में परचेज कर सकते हैं। एंड ऑल एसेट्स आर लिक्विड एसेट्स, कभी भी बाई और कभी भी सेल कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि अगर आपको बाई करना हो, सेल करना हो, आपको लगता है कोई स्टॉक या एसेट अंडर वैल्यूड है, उसको मुझे अभी बाई करना है, तो इजीली बाई कर सकते हैं। आपको लगता है कोई स्टॉक ओवर वैल्यूड है, उसको सेल करना है, इजीली सेल कर सकते हैं, कितनी भी क्वांटिटी में सेल कर सकते हैं। एंड द लास्ट इज सिक्योरिटीज और कैपिटल एसेट डज नॉट फेस एनी बैंकरप्सी और इंसॉल्वेंसी। तो कोई बैंकरप्सी और इंसॉल्वेंसी का कोई खतरा नहीं है। तो ये सारे अजम्पशंस आपको लिखने हैं। इसके अलावा भी दूसरी बुक्स में कुछ और अजम्पशंस लिखा रहता है, वो भी आप यहाँ पर ऐड कर देना अपने नोट्स में और उनको लिखना। नेक्स्ट थियरी क्वेश्चन आएगा एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ CAPM। तो एडवांटेजेस में आपको लिखना है इट ओनली कंसीडर सिस्टमैटिक रिस्क। जैसा कि पहले भी बताया गया था दैट CAPM ओनली डील्स विथ सिस्टमैटिक रिस्क, नॉन डाइवर्सिफाइबल रिस्क। इनका कहना है कि जो रिस्क डाइवर्सिफाई हो सकता है उसको डाइवर्सिफाई करो, सिर्फ जो नॉन डाइवर्सिफाइबल रिस्क है उसके लिए इन्वेस्टर को कॉम्पनसेशन मिलेगा। एंड इस थियरी का बहुत ही यूटिलिटी कहां पर होता है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के लिए। तो ये एक ऐसा फाइनेंशियल मॉडल है जिसकी प्रैक्टिकल यूटिलिटी भी है। बहुत सारे रिसर्चर्स, इकोनॉमिस्ट, इक्विटी एनालिस्ट, वैल्यूअर्स, they use CAPM model to calculate the cost of equity of a company. Okay? तो ये एक एडवांटेज है इस मॉडल का कि अगर मान लो कोई कंपनी डिविडेंड नहीं पे कर रही है तो उसका कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी आप इस मॉडल से निकाल सकते हैं। एंड दिस इज यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट ऑल्सो। दिस इज यूजफुल फॉर कैलकुलेटिंग रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट। तो जिसका जितना ज्यादा बीटा होगा उसका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न उतना ही ज्यादा होगा।
तो अगर एक स्टॉक का बीटा 1.2 है और एक का बीटा 1.8 है, तो वी कैन यूज अ हायर डिस्काउंट रेट फॉर सेकेंड वन and lower discount rate for the first one. Is it right? Disadvantages of CAPM. एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है अनरिलायबल बीटा, क्योंकि बीटा इज बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन। बीटा इज बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन, और जैसा कि आप जानते हैं, इट इज नॉट नेसेसरी ट्रू दैट द हिस्ट्री विल रिपीट इटसेल्फ। Past is not the guarantee of future. Second, it is hard to get market information. बीटा कैलकुलेशन के लिए बहुत डेटा लगता है, which sometimes can be difficult to get, और this is more important कि अगर वो अनलिस्टेड स्टॉक हो तो अनलिस्टेड कंपनी के केस में तो बीटा कैलकुलेट करना और भी मुश्किल है, क्योंकि आपके पास इंफॉर्मेशन ही नहीं है प्राइसेस का। और तीसरा, ये CAPM अज्यूम करता है नो ट्रांजैक्शन कॉस्ट, नो टैक्सेशन। क्या प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल है कि बिल्कुल ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं हो? कोई भी आप स्टॉक या एसेट बाय या सेल करेंगे तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगता है, टैक्सेशन लगता है, तो ये इसका डिसएडवांटेज है। अब हम CAPM को एक डायग्राम के रूप में प्रेजेंट करना चाहेंगे। प्लीज नोटबुक निकालिए, नोटबुक। उसमें वहां पर नोटबुक में हेडिंग लिखना है सिक्योरिटी मार्केट लाइन। सिक्योरिटी मार्केट लाइन, सिक्योरिटी मार्केट लाइन। सिक्योरिटी मार्केट लाइन के नीचे लिखना है इट इज द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ CAPM। इट इज graphical presentation of CAPM. It is the graphical presentation of CAPM. Okay. अब डायग्राम ड्रॉ करेंगे। y एक्सिस और x एक्सिस में हम लिखेंगे, y एक्सिस में लिखेंगे रिक्वायर्ड रिटर्न और x एक्सिस में हम लिखेंगे बीटा। अगर यहां पर कुछ बुक्स में एक्सपेक्टेड रिटर्न लिखा है तो वो क्या अज्यूम कर रहे हैं कि रिक्वायर्ड रिटर्न एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न आर इक्वल, बट जैसा कि मैंने बताया CAPM मॉडल विल गिव यू रिक्वायर्ड रिटर्न और यहां पर हो गया बीटा। अब एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। इस लाइन का नाम है SML, सिक्योरिटी मार्केट लाइन। तो सिक्योरिटी मार्केट लाइन क्या है? इट्स अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। क्या आप गेस कर सकते कि जहां से ये पॉइंट स्टार्ट हो रहा है, इस पॉइंट का क्या नाम है? इसका नाम है रिस्क फ्री रिटर्न, क्योंकि अगर बीटा जीरो भी हुआ, अगर बीटा की वैल्यू जीरो है तो भी आपका रिक्वायर्ड रिटर्न विल बी इक्वल टू रिस्क फ्री रिटर्न। अगर बिल्कुल रिस्क नहीं है तो कम से कम रिस्क फ्री रिटर्न तो मिलना चाहिए। और उसके बाद जैसे जैसे बीटा आगे बढ़ेगा वैसे वैसे रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न भी बढ़ता जाएगा। तो अब एक लाइन मैंने ड्रॉ की है, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। तो आप देखेंगे कि जहां से लाइन ओरिजिनेट हो रही है वहां पर गैप जीरो है। जैसे जैसे ये आगे बढ़ रहा है बीटा, गैप भी बढ़ते जा रहा है, तो इस गैप को क्या कहेंगे? रिस्क प्रीमियम। रिस्क प्रीमियम, दिस डिफरेंस बिटवीन दिस SML लाइन एंड दिस रिस्क फ्री लाइन इज रिस्क प्रीमियम। तो हाइयर द बीटा हाइयर द रिस्क प्रीमियम। अब एक और पॉइंट लिखना यहां पे 1। इफ बीटा इज इक्वल टू 1, तो बीटा अगर 1 होगा तो सिक्योरिटी का रिटर्न कितना होगा? एक लाइन ड्रॉ करेंगे SML लाइन तक, फिर एक लाइन ड्रॉ करेंगे यहां तक। आपको मैंने पहले भी बताया है मार्केट का बीटा 1 होता है, मार्केट का बीटा 1। तो इफ बीटा इज 1, the stocks return will be equal to market return. ओके। अगर स्टॉक का बीटा 1 से कम है तो उसको हम बोलेंगे डिफेंसिव सिक्योरिटीज, लेस रिस्की सिक्योरिटीज। डिफेंसिव सिक्योरिटीज या लेस रिस्की सिक्योरिटीज। और अगर मार्केट
या स्टॉक का बीटा 1 से ज्यादा है तो उसको हम बोलेंगे एग्रेसिव सिक्योरिटी, मींस रिस्की सिक्योरिटीज। तो ये हो गया डायग्राम। तो जिस स्टॉक का बीटा अगर 1 से कम है तो उसका मतलब है उसमें रिस्क रिलेटिवली कम है, और जिसका बीटा 1 से ज्यादा है उसका मतलब उसका रिस्क रिलेटिवली ज्यादा है। ठीक है, अभी नीचे में एक लाइन और लिखना डायग्राम के नीचे, इक्वेशन ऑफ एसएमएल, यानी अगर आपको एसएमएल में की वैल्यू चाहिए तो कैसे निकालेंगे, आरएफ प्लस बीटा इंटू मार्केट रिस्क प्रीमियम, आरएफ प्लस बीटा इंटू मार्केट रिस्क प्रीमियम। तो ये आरएफ तो मिलेगा ही आपको, और उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा रिटर्न मिलेगा दैट डिपेंड्स ऑन बीटा ऑफ द स्टॉक, बिकॉज मार्केट रिस्क प्रीमियम भी फिक्स्ड है, आरएम माइनस आरएफ। सो इस इक्वेशन से ये पता चलता है कि जैसे जैसे बीटा चेंज होगा वैसे वैसे स्टॉक का एक्सपेक्टेड या रिक्वायर्ड रिटर्न चेंज होगा। यानी अगर आपको किसी भी एसेट या स्टॉक या पोर्टफोलियो का बीटा पता है तो आप उसका रिक्वायर्ड रिटर्न निकाल सकते हैं। ओके, सो दैट इज अबाउट सिक्योरिटी मार्केट लाइन। अब हम एक और पॉइंट अभी पढ़ लेते हैं जिसका नाम है रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो यूजिंग CAPM। तो ये आपकी नोट में लिखा हुआ है। सर कहाँ लिखा हुआ है, जरा ढूंढोगे तो मिल जाएगा, रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो। ठीक है, तो आप देखना पैराग्राफ 34 में लिखा हुआ है, पैरा 34, रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो। व्हाट इज रिवॉर्ड एंड व्हाट इज रिस्क यूजिंग CAPM। रिस्क लेने से हमें क्या रिवॉर्ड मिलता है, we get excess return over and above risk free return. Okay, so reward excess return over and above risk free return. And what is risk, risk is beta, risk is beta। तो अगर आप इस इक्वेशन को देखेंगे तो रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो का मतलब है एक्सपेक्टेड रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रिटर्न अपॉन बीटा। और एक चीज आपको लिखनी है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्लोप ऑफ SML। it is also called slope of SML। स्लोप का मतलब है कि अगर बीटा 1 यूनिट से चेंज होगा तो स्टॉक का रिटर्न कितने % से चेंज होगा। ठीक है, दैट इज कॉल्ड स्लोप ऑफ SML। ठीक है, इसको मैं और एक्सप्लेन करूंगा। आपकी नोटबुक में हेडिंग लिखिए रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो, नोटबुक में हेडिंग लिखना रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो, ब्रैकेट में स्लोप ऑफ SML, स्लोप ऑफ SML, रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो स्लोप ऑफ SML। अब ये वापस एक सिक्योरिटी मार्केट लाइन ड्रॉ करेंगे, y एक्सिस, x एक्सिस, y एक्सिस में लिखना रिक्वायर्ड रिटर्न, x एक्सिस में लिखेंगे बीटा। ठीक है, उसके बाद जरा लिखना यहां पे बीटा 1। बीटा 1 पे हमारा रिक्वायर्ड रिटर्न कितना है, R1। बीटा 2 में हमारा रिक्वायर्ड रिटर्न कितना है, R2। इज इट राइट। और ये जो एक्सेस रिटर्न है, ठीक है, एक्सेस रिटर्न, इसको हम बोलेंगे एक्सेस रिटर्न। ये हो गया बीटा स्टॉक 1 का, ये हो गया एक्सेस रिटर्न फॉर सेकेंड स्टॉक, और ये है उसका बीटा। तो अगर मुझे स्लोप निकालना, यानी ये किस स्पीड से, किस रेट से रिटर्न चेंज होता है, दैट इज स्लोप। तो दैट विल बी दिस लाइन, दैट इज R1 माइनस RF अपॉन बीटा। और अगर मुझे इसका स्लोप निकालना है सेकेंड वाले का, so that will be R2 minus RF upon beta 2। Now एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखने लायक है कि स्लोप ऑफ ऑल द स्टॉक्स, यानी एक्सेस रिटर्न टू बीटा रेशियो ऑफ ऑल द स्टॉक्स विच आर लाइंग ऑन SML,
या जो करेक्टली प्राइस्ड है उन सबका स्लोप इक्वल होगा, उन सबका रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो इक्वल होगा। रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो ऑफ ऑल द स्टॉक्स विच आर इन इक्विलिब्रियम, यानी जिसका प्राइस करेक्टली डिटरमाइंड है, दे विल बी इन इक्विलिब्रियम, दे विल बी इक्वल। जैसे यहाँ पे R1 माइनस आर एफ अपॉन बीटा वन इज इक्वल टू R2 माइनस आर एफ अपॉन बीटा टू। ये डायग्राम मैंने क्यों बनाया, आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि ये इक्वल क्यों होते हैं। वाई रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो ऑफ टू स्टॉक्स आर इक्वल इफ दे आर करेक्टली प्राइस्ड। तो मैथ्स में हमने बचपन में पढ़ा था कि जैसे ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, आप लोग एग्री करते, राइट एंगल मतलब इसका एंगल ये 90 है। ये दूसरा भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है और दोनों का जो एंगल है वो सेम है। तो एक हमने मैथ्स में थ्योरम पढ़ा था, सिमिलर ट्रायंगल्स, इसको बोलते हैं सिमिलर ट्रायंगल्स। तो जो सिमिलर ट्रायंगल होंगे उनका परपेंडिकुलर, इस परपेंडिकुलर टू बेस, परपेंडिकुलर टू बेस आर इक्वल, रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर टू बेस ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर इक्वल। तो इसीलिए मैथमेटिक्स भी अगर मैं लगाऊं तो ये इक्वल है, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये नोट आपको करवा दिया कि राइट रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो फॉर ऑल सिक्योरिटीज आर इक्वल इन एन इक्विलिब्रियम मार्केट। तो इतना और लिख लीजिए, रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो के ऊपर 2 लाइनें और लिख लीजिए। इन एन इक्विलिब्रियम मार्केट, इन एन इक्विलिब्रियम मार्केट द रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो for all securities should be same. In an equilibrium market, the reward to risk ratio for all securities should be same. The reward to risk ratio for all securities should be same. That is ER1 minus RF upon beta 1 is equal to ER2 minus RF अपॉन बीटा 2, ठीक है। और इक्वल अगर नहीं है तो मतलब स्टॉक्स आर आइदर ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड, ओके। इफ इट इज नॉट इक्वल देन द स्टॉक्स आर आइदर overvalued or undervalued. Then the stocks are either overvalued or undervalued. बस इतना काफी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज इसके ऊपर क्वेश्चंस बहुत रेयरली आए हैं रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो पे। सिर्फ इतना ध्यान रखना, रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो इज द एक्सेस रिटर्न ओवर एंड अबव रिस्क फ्री रिटर्न per unit of beta. It is also called slope of security market line. In an equilibrium market, reward to risk ratio of two stocks are equal. If they are not equal, then there is a possibility that the stock is undervalued or overvalued. Now we'll solve few questions on CAPM. तो CAPM से रिलेटेड अभी हमने फॉर्मूले देखे हैं, बीटा के फॉर्मूले देखा हमने, वापस मैं नहीं लिख रहा हूं। बीटा के बाद हमने CAPM रिटर्न कैसे निकालना है उसका फॉर्मूला देखा, इक्वेशन ऑफ सिक्योरिटी मार्केट लाइन देखा, स्लोप ऑफ सिक्योरिटी मार्केट लाइन देखा। तो ये अभी CAPM से रिलेटेड ये जो 4 फॉर्मूले देखे हैं, तो हो सकता है इनसे रिलेटेड अभी आपको क्वेश्चन आएगा, ठीक है। सो आर यू रेडी फॉर द क्वेश्चन? तो क्वेश्चन वाले सेक्शन पे 11 नंबर पे आना। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, रिस्क फ्री रेट इज 8%, रिक्वायर्ड रिटर्न ऑन द मार्केट पोर्टफोलियो इज 12%, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ ग्रोथ फॉर द डिविडेंड ऑफ फर्म ए इज इक्वल टू 6%। डिविडेंड का ग्रोथ रेट भी दिया हुआ है,
द लास्ट डिविडेंड पेड ऑन द इक्विटी ऑफ द फर्म ए वॉज ₹1। लास्ट डिविडेंड पेड दिया यानी D0 दिया हुआ है। बीटा इज 1.4। व्हाट इज द इक्विलिब्रियम प्राइस पर शेयर ऑफ द इक्विटी स्टॉक ऑफ फर्म ए। तो यहां पर आपको दो मॉडल यूज करने पड़ेंगे। पहला आपको बीटा RM RF यूज करके कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालनी होगी। उसके बाद गॉर्डन मॉडल यूज करके, गॉर्डन मॉडल क्या है, D1/KE-G, उसे यूज करके आपको इक्विलिब्रियम प्राइस निकालनी होगी। इसलिए आपको ग्रोथ रेट दिया हुआ है, डिविडेंड दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी आप कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन नहीं है, ये बोनस मार्क है। उसके बाद इन्होंने क्वेश्चन में चेंज किया, और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया है। एक ओरिजिनल डेटा दिया जाएगा और उसके बाद ओरिजिनल डेटा को वो चेंज करेंगे, और उसके वजह से वापस आपको सारे कैलकुलेशन चेंज करना होगा। सो नेक्स्ट इज व्हाट इज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ, व्हाट इज द कंबाइंड, इन सबका इफेक्ट मिलाकर शेयर पे क्या प्रभाव पड़ेगा। What is the combined effect of the following changes on the price per share of the equity stock of firm A? Inflation premium decreases by 2%. Inflation premium decreases by 2%. तो इन्फ्लेशन अगर प्रीमियम घट गया तो इसका मतलब आपका जो रिस्क फ्री रिटर्न है वो भी कम हो जाएगा। आपका जो रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो है ये भी 2% से कम हो जाएगा। तो जितने भी इकोनॉमी में नॉमिनल रिटर्न्स हैं वो सब 2% से कम हो जाएंगे। और उसके बाद एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट इंक्रीजेस बाय 2%, और ग्रोथ रेट यहाँ पे 6% दिया हुआ है, तो 6 की जगह अगर वो 8 हो जाता है, देन व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ द शेयर। तो हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को 2 बार सॉल्व करना है। पहले ओरिजिनल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ओरिजिनल क्वेश्चन में जो एक इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन मिसिंग है, दैट इज योर कॉस्ट ऑफ इक्विटी। और कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के बाद हम इक्विलिब्रियम प्राइस ऑफ शेयर निकाल सकते हैं। ओके, सो लेट अस बिगिन दिस वंडरफुल क्वेश्चन नंबर 11। तो लिखना है स्टेप 1, कॉस्ट ऑफ इक्विटी यूजिंग CAPM। कॉस्ट ऑफ इक्विटी यूजिंग CAPM, तो ये जो CAPM का फॉर्मूला, इससे कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकल जाता है। आपने पढ़ा है फाइनेंस में कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के बहुत सारे फॉर्मूले में एक फॉर्मूला ये भी है, RF प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF। एग्जाम में जब भी क्वेश्चंस आएगा तो पहले फॉर्मूला जरूर लिखना, और फिर एग्जाम में फॉर्मूला के नीचे RF, बीटा और RM के मतलब भी लिखना। लेकिन अभी फिलहाल जरूरत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। कॉस्ट ऑफ इक्विटी इक्वल टू 8 प्लस 1.4 इंटू 12 माइनस 8। सॉल्व करके बताना कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना आ रहा है। तो जवाब है 13.6%, राइट आंसर। स्टेप नंबर 2, इक्विलिब्रियम प्राइस यूजिंग गॉर्डन्स फॉर्मूला। तो गॉर्डन का फॉर्मूला क्या है, हमने पहले भी देखा है वैल्यूएशन ऑफ शेयर चैप्टर में, P0 इक्वल टू D1/KE-G। इस क्वेश्चन में D1 नहीं दिया हुआ है, D0 दिया है। तो D0 ₹1 दिया हुआ है और ग्रोथ रेट 6% है। तो पिछले साल का डिविडेंड अगर ₹1 था तो नेक्स्ट ईयर का डिविडेंड ₹1 प्लस 6% होगा, 1.06 हो जाएगा, डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ऊपर देखिए स्टेप 1 में 13.6% माइनस ग्रोथ रेट 6%। उठाओ कैलकुलेटर, सॉल्व करो। सॉल्व करने के पश्चात क्या आया आंसर, चेक करना, 13.95। ये आपका पहला आंसर हो गया। अगर सिर्फ पहला ही क्वेश्चन आता तो यहां तक लिखकर आ जाएंगे, लेकिन आजकल एग्जाम में इतना आसान क्वेश्चन आता नहीं है, उसके साथ कुछ और आपको एडिशनल क्वेश्चंस दिए जाएंगे। जैसे ये दिया हुआ है पार्ट 2,
तो हम लिखेंगे स्टेप 3 रिवाइज डेटा। रिवाइज डेटा। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ रिस्क फ्री रिटर्न अभी 8% है और इन्फ्लेशन प्रीमियम 2% से घट जाएगा, तो 8% हम अज्यूम करेंगे नॉमिनल रिटर्न है। नॉमिनल मतलब उसमें इन्फ्लेशन प्रीमियम इंक्लूडेड है, तो 2% इन्फ्लेशन प्रीमियम था वो कम हो जाएगा, तो रिस्क फ्री रिटर्न हो जाएगा अभी 6%। उसी तरह आरएम में भी इन्फ्लेशन का इफेक्ट 2% से कम हो जाएगा, तो आरएम भी घटेगा 12 माइनस 2 10%, बिकॉज इन्फ्लेशन का इफेक्ट सारे रेट ऑफ रिटर्न में इंक्लूड रहता है, तो इन्फ्लेशन घटेगा तो सारे रेट ऑफ रिटर्न घटेंगे। एंड ग्रोथ रेट इन्होंने कहा चेंज करना है, ग्रोथ रेट हो गया 8%। क्या इन्होंने बीटा भी चेंज किया है? नहीं, किसी दूसरी एग्जाम में उन्होंने बीटा भी चेंज कर दिया था। तो प्यारे बच्चों जरा ध्यान रखना डेटा आपको क्या क्या चेंज करके दिया हुआ है, तो जो चेंज नहीं किया है वो फिगर हम सेम रखेंगे, ठीक है। तो हमारा बीटा को हमारा आरएफ आरएम चेंज हुआ है, अगर आरएफ और आरएम चेंज होगा तो बीटा भी चेंज होगा। लेट अस रीकैलकुलेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी। आरएफ आरएम चेंज होगा तो इक्विटी का कॉस्ट भी चेंज होगा। लेट अस रीकैलकुलेट, लिखो स्टेप नंबर 4, कंप्यूटेशन ऑफ रिवाइज्ड केई एज पर सीएपीएम। कंप्यूटेशन ऑफ रिवाइज्ड कॉस्ट ऑफ इक्विटी एज पर सीएपीएम। तो अब मेरा जो कैलकुलेशन होगा ये 6 और 10 के बेसिस पे होगा। 6 प्लस 1.4 इंटू 10 माइनस 6, सॉल्व करके बताना कितना आ रहा है, 11.6%। वैसे ये भी 2% से घट गया, तो एग्जाम में अगर टाइम कम हो और कोई दूसरा एडजस्टमेंट नहीं है, बीटा कांस्टेंट रखा है, तो 13.6 माइनस 2 लिख देना, अगर एकदम समय की नजाकत हो। ओके, अब हमारे पास कॉस्ट ऑफ इक्विटी 11.6% आ गया, ग्रोथ रेट 8% आ गया। क्या इक्विटी की वैल्यू चेंज होगी? यस, अवश्य होगी। तो फिर से लिखना है स्टेप 5, इक्विलिब्रियम प्राइस यूजिंग गॉर्डन्स फॉर्मूला। इक्विलिब्रियम प्राइस यूजिंग गॉर्डन्स फॉर्मूला इज इक्वल टू P0 इक्वल टू D1 अपॉन KE माइनस जी। ग्रोथ रेट चेंज हुआ है तो आपका अगले साल का डिविडेंड भी चेंज होगा। पहले हमने 6% अज्यूम किया था, अब लेकिन 8% हो गया है, तो अब आपका अगला डिविडेंड जो होगा 1 इंटू 1.08 डिवाइड बाई कॉस्ट ऑफ इक्विटी 11.6% माइनस न्यू ग्रोथ रेट 8%। उठाओ कैलकुलेटर, सॉल्व करो, ठीक है। सॉल्व करेंगे, आंसर प्राप्त हुआ 30 रुपीज। ओके, तो आपका शेयर का प्राइस बढ़ जाएगा, शेयर का प्राइस बढ़ जाएगा। तो उसका क्वेश्चन था व्हाट इज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस ऑन प्राइस पर शेयर। तो पहले प्राइस कितना था 13.95 और अभी प्राइस कितना हो गया 30 रुपीज। तो एक नोट लिखेंगे, नोट द शेयर प्राइस विल इंक्रीज बाय रुपीज 30 माइनस 13.95 रुपीज 16.05 रुपीज 16.05 रुपीज 16.05। तो ये आपका हो गया आंसर समाप्त, और इसको आप टिक करेंगे इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्जाम में इससे मिलते जुलते क्वेश्चन आए हुए हैं। अब एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सिक्योरिटी मार्केट लाइन पे।
Please come to question number 12. Very important question number 12. Ready? Assuming that shares of ABC Limited and XYZ Limited are correctly priced. तो सर ये करेक्टली प्राइस क्यों लिखा है? करेक्टली प्राइस का मतलब है कि एक्सपेक्टेड रिटर्न इज इक्वल टू रिक्वायर्ड रिटर्न. इक्विलिब्रियम प्राइस इज इक्वल टू करंट मार्केट प्राइस अकॉर्डिंग टू CAPM. The expected return and beta of the shares are as follows. तो expected return of कितना है? ABC का 119.8, बीटा है 1.2, XYZ का 17.1, बीटा है 1.9. You are required to derive the security market line. You are required to derive the security market line. Security market line का equation लिखना है आपको. तो इक्वेशन होगा RF प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF. तो आपको RF और RM माइनस RF की वैल्यू लिखनी है. RF ताकि सिर्फ बीटा बदलेंगे तो रिटर्न चेंज होता जाएगा. ओके, तो इक्वेशन ऑफ सिक्योरिटी मार्केट लाइन को पहले सोचो क्या होता है. इक्वेशन ऑफ सिक्योरिटी मार्केट लाइन इज RF प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF. अब इस इक्वेशन में हमें RF और RM की वैल्यू पुट करनी है. सो देन दिस विल बिकम द इक्वेशन ऑफ सिक्योरिटी मार्केट लाइन. और फिर जिस भी स्टॉक का बीटा वैल्यू आपको पता होगा उसका आप रिक्वायर्ड रिटर्न निकाल सकते हैं. लेकिन इस क्वेश्चन में RF और RM दोनों ही मिसिंग है. तो जब दो वेरिएबल मिसिंग हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं? हाँ बोलो, जब दो वेरिएबल मिसिंग हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं? उसके लिए हम साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करते हैं. ठीक है, तो लिखना एज पर CAPM एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन स्टॉक इज इक्वल टू RF प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF. RF प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF लिखा. अब जरा हम इक्वेशन बनाते हैं फॉर ABC लिमिटेड. नेक्स्ट लाइन, फॉर ABC लिमिटेड इक्वेशन क्या होगा? आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न क्वेश्चन में 19.8 दिया हुआ है. 19.8 इक्वल टू RF प्लस 1.2 इंटू RM माइनस RF. अब इस इक्वेशन को आप बाद में सॉल्व कर लेना. फिर लिखना फॉर XYZ 17.1 इज इक्वल टू 17.1 दिख रहा है RF प्लस 0.9 इंटू RM माइनस RF. तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2. इक्वेशन सॉल्व करने की जिम्मेदारी आपकी है. ठीक है, तो आपको जैसे उचित लगे, जो आपको सिखाया गया हो आज तक. इक्वेशन सॉल्व करना अलग अलग तरीके से सिखाया जाता है, तो जैसे आपको आता हो वैसे करो. 15 सेकंड के बाद मैं आंसर चेक करूंगा. 15 सेकंड शुरू हुए, 17 सेकंड हो चुके हैं. सो सॉल्व, काइंडली सॉल्व इक्वेशन. ठीक है, और RF और RM की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. राइट, तो सभी स्टूडेंट्स ट्राई कर रहे हैं. इक्वेशन सॉल्व करना आता है, करो. न तो घर में कोई छोटा बच्चा होगा, उससे सीख लेना. सो चेक द आंसर नाउ. इक्वेशन 1 एंड 2 सॉल्व करने के बाद अगर आपका आंसर RF इज 9% और RM इज 18%, तो अपनी पीठ थपथपाओ, तुम्हें इक्वेशन सॉल्व करना आता है. RF इज इक्वल टू 9%, RM इज इक्वल टू 18%. तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा? अभी RF की जगह हम 9 लिख देंगे और RM की जगह 18. ठीक है, तो देयरफॉर लिखो, देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ सिक्योरिटी मार्केट लाइन.
Therefore, the equation of security market line is equal to RF plus बीटा इंटू RM माइनस RF। तो अब ये हो गया इक्वेशन 9 प्लस बीटा इंटू 18 माइनस 9, और सिंप्लीफाई करेंगे 9 प्लस 9 बीटा। 9 प्लस 9 बीटा का मतलब है कि अगर आपको बीटा की वैल्यू पता है किसी भी स्टॉक की, तो आप उसका तुरंत ही रिक्वायर्ड रिटर्न निकाल सकते हैं। अगर बीटा 2 है तो 9 प्लस 9 इंटू 2 हो जाएगा। अगर बीटा 5 है तो 9 प्लस 9 इंटू 5। एग्जाम्पल के लिए इसको बोलते हैं द इक्वेशन ऑफ सिक्योरिटी मार्केट लाइन। अब वापस एक थियरी पैराग्राफ में पहले पढ़ दूं, बीच बीच में थियरी लेने से मन लगा रहेगा। तो आ जाते हैं पैराग्राफ नंबर 17। पैराग्राफ नंबर 17, डिसीजंस बेस्ड ऑन बीटा। डिसीजन बेस्ड ऑन बीटा। बीटा देखकर आपको क्या लगता है? स्टॉक रिस्की है, कम रिस्की है, बिल्कुल रिस्क नहीं है, एटसेट्रा। तो 5 पॉसिबिलिटी है। सिक्योरिटी विद बीटा ग्रेटर देन 1, बीटा लेस देन 1, बीटा इक्वल टू 1, बीटा इज लेस देन 0, नेगेटिव बीटा, एंड बीटा इज 0, 0 बीटा। तो इन सब के इंटरप्रिटेशन क्या है जरा देखना। अगर सिक्योरिटी का बीटा मोर देन 1 है, इट मीन सिक्योरिटी हैज अ हायर वोलेटिलिटी देन द मार्केट। ठीक है, यानी कि इसका फ्लक्चुएशन जो है मार्केट इंडेक्स से ज्यादा फ्लक्चुएट होगा, एंड इट इज कॉल्ड एग्रेसिव सिक्योरिटी। अगर बीटा लेस देन 1 है तो इसकी वोलेटिलिटी मार्केट से कम होगी, फ्लक्चुएशन इन द स्टॉक प्राइस will be less than the market index. It is also called defensive security और low beta security. तो जिसको कम रिस्क लेना है वो लो बीटा स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे, जिसको ज्यादा रिस्क लेना है वो हाई बीटा स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे। एंड बीटा इज इक्वल टू 1 का मतलब है कि स्टॉक की वोलेटिलिटी और मार्केट की वोलेटिलिटी सेम है। स्टॉक प्राइस विल मूव इन टेंडम विद द मार्केट इंडेक्स, यानी जो मार्केट का इंडेक्स जितना मूव करेगा स्टॉक का भी अमाउंट उतना ही, स्टॉक का रिटर्न भी उतना ही मूव करेगा। सो इट इज टर्म्ड एज नॉर्मल सिक्योरिटी और नॉर्मल बीटा स्टॉक। ये 3 सिचुएशन देखने मिल सकती है आपको। 2 सिचुएशन बहुत रेयर है, यानी सिक्योरिटी विद बीटा लेस देन 0। लेस देन 0 क्या होता है? नेगेटिव बीटा। तो यहां पर बीटा या स्टॉक और मार्केट के बीच इनवर्स रिलेशनशिप है। सर इनवर्स मतलब क्या है? कि अगर मार्केट बढ़ेगा तो स्टॉक का रिटर्न घटेगा, मार्केट घटेगा तो स्टॉक का रिटर्न बढ़ेगा। ठीक है, इन रियलिटी बीटा वैल्यू कैन हार्डली टेक अ नेगेटिव वैल्यू। प्रैक्टिकली बीटा ऑफ अ स्टॉक इज नॉट नेगेटिव, बिकॉज यूजुअली मार्केट बढ़ता है तो स्टॉक भी बढ़ता है, मार्केट घटता है तो स्टॉक भी घटता है। हाउएवर कुछ एसेट क्लास ऐसे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल गोल्ड, जहां पे बीटा नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि ऐसा माना गया है कि जब मार्केट गिरता है, स्टॉक मार्केट, तो उस दौरान अनसर्टेनिटी बढ़ती है, लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, गोल्ड का रिटर्न बढ़ता है। और लास्ट कॉलम है सिक्योरिटी विद 0 बीटा। तो ऐसा सिर्फ गवर्नमेंट सिक्योरिटी के साथ हो सकता है। ठीक है, सो इन रियलिटी बीटा वैल्यू कैन हार्डली टेक अ 0 वैल्यू। However, beta of risk-free security is assumed to be 0. तो ये 5 पॉसिबिलिटी है। अगर आपको कभी इंटरप्रिटेशन पूछा जाए तो आप कर सकते हैं। जो हमारा क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादा आता है वो आता है बीटा ऑफ पोर्टफोलियो ऑफ सिक्योरिटी। तो बीटा ऑफ पोर्टफोलियो ऑफ सिक्योरिटीज कैसे निकालेंगे? बहुत ही सिंपल, गेस करो। बीटा ऑफ पोर्टफोलियो ऑफ सिक्योरिटी, ठीक है, is the summation of beta of stocks multiplied by the respective weights। तो इतना कॉम्प्लिकेटेड लिखने से अच्छा था कि आप लिख देते बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो इज वेटेड एवरेज बीटा। बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो
इज वेटेड एवरेज बीटा, पैराग्राफ 16 में लिखा हुआ है, तो जिनको नहीं लिखा, बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो इज वेटेड एवरेज बीटा, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो इज नॉट वेटेड एवरेज, लेकिन बीटा ऑफ पोर्टफोलियो इज वेटेड एवरेज। तो जितने स्टॉक दिए जाएंगे उनका बीटा कैलकुलेट कर लो। सपोज 3 स्टॉक है, उनका बीटा दिया हुआ है आपको, और आपको उनका वेट्स दिया हुआ है 0.5, 0.3, 0.2। तो आप क्या करेंगे, बीटा इंटू वेट, टेक द टोटल, और ये जो टोटल आएगा ये आपका आंसर है, पोर्टफोलियो बीटा, सिंपल समेशन ऑफ बीटा ऑफ स्टॉक मल्टीप्लाइड बाय द रिस्पेक्टिव वेट्स। तो इसका अगर मैं एप्लीकेशन देखूंगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो प्यारे बच्चों, कम टू क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर प्रस्थान करें। और इस टाइप के क्वेश्चंस कभी कभी एग्जाम में आते हैं, तो इसको भी टिक करके रखना। You have invested in 4 securities A, B, C and D, the following sums. तो एक पोर्टफोलियो मैनेजर ने 4 स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है। A 10,000, B 20,000, C 16,000, D 14,000। जरा कैलकुलेटर पे टोटल करना, कितना हुआ, 10, 20, 16 और 14, 60,000, 60,000, ठीक है। अब लिखा है the beta value of the securities are 0.8, 1.2, 1.4, 1.75 respectively if the risk-free return is 4.25% RF and the market return is 11% RM. What is the expected return of the portfolio? पोर्टफोलियो का एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या होगा? पोर्टफोलियो का एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या होगा, ये पूछा है। अब इसको आप 2 तरह से सॉल्व कर सकते हैं। सर कौन से 2 तरह से? एक तो है हम पहले स्टॉक्स का एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल लें और उसके बाद वेट इनटू रिटर्न, वेट इनटू रिटर्न ऑफ ईच स्टॉक विल गिव यू पोर्टफोलियो रिटर्न, आपने पढ़ा है पहले ही। और दूसरा है कि पहले आप पोर्टफोलियो बीटा निकाल लो। पोर्टफोलियो बीटा कैसे निकालेंगे? वेट इनटू बीटा, और दूसरे स्टेप में पोर्टफोलियो रिटर्न निकाल लो। कैसे निकालेंगे? यूजिंग CAPM, क्योंकि आपके पास बीटा तो आ गया, ठीक है। तो आप चाहो तो इसको दोनों मेथड से कर सकते हो, लेकिन एग्जाम में आपके पास समय कम रहता है तो कोई भी एक मेथड से करना। और बाद में इन्होंने क्वेश्चन में अचानक चेंज ला दिया। इफ यू इनकैश योर इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी बी, मान लो आपने बी को क्या किया, सेल कर दिया, तो 20,000 रुपीज मिले, एंड री इन्वेस्ट द फंड्स इन RBI बॉन्ड, और RBI बॉन्ड में आपने इन्वेस्ट कर दिया, RBI बॉन्ड में आपने इन्वेस्ट कर दिया। RBI बॉन्ड का बीटा कितना होता है? 0, बिकॉज रिस्क फ्री एसेट है। क्वेश्चन अगर साइलेंट हो तो RBI बॉन्ड का बीटा 0 लेना है, यानी आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो बीटा घटेगा, क्योंकि आप एक रिस्की स्टॉक को हटाकर उसकी जगह रिस्क फ्री सिक्योरिटी डाल रहे हो, yielding a return of 4.25%. What is the beta value of the portfolio and its expected return? तो क्वेश्चन अचानक चेंज हुआ, फिर से उन्होंने पूछा है कि पहले पोर्टफोलियो का बीटा निकालो। तो इस बार तो आपको नेसेसरली पोर्टफोलियो बीटा निकालना ही है सेकंड पार्ट में, एंड इट्स एक्सपेक्टेड रिटर्न। एक बार बीटा ही आ गया अगर मेरे पास पोर्टफोलियो का, तो फिर मैं उसे ही यूज करके एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल लूंगा, राइट। तो इस क्वेश्चन को 2 बार सॉल्व करना है। पहली बार आपके स्टॉक में ABCD था, दूसरे बार आपके स्टॉक में A है, C है, D है और रिस्क फ्री स्टॉक है। तो पहले लिखना स्टेप 1, कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न, कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ इंडिविजुअल सिक्योरिटी,
कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ इंडिविजुअल सिक्योरिटी एज पर CAPM. कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ इंडिविजुअल सिक्योरिटी एज पर CAPM. तो नेक्स्ट लाइन फॉर्मूला लिखना, एक्सपेक्टेड रिटर्न इज इक्वल टू RF प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF, RF प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF. तो ये सभी स्टॉक के लिए एप्लीकेबल है. तो अभी नीचे एक एक करके सॉल्व करेंगे. पहले लिखना है स्टॉक ए. स्टॉक ए, सो लेट अस सी स्टॉक ए का रिटर्न कितना आएगा. 4.25 प्लस 0.80, 0.80 इसका बीटा है, इंटू ब्रैकेट 11 माइनस 4.25 इज इक्वल टू 9.65%. 9.65%. फिर स्टॉक बी लिखना 4.25 प्लस 1.20 इंटू 11 माइनस 4.25, 11 माइनस 4.25 इज इक्वल टू 12.35%, इज इक्वल टू 12.35%. पॉइंट सी 4.25, स्टॉक सी 4.25 प्लस 1.40 इंटू 11 माइनस 4.25, जिसका जितना बीटा है उसके हिसाब से उसका एक्सपेक्टेड रिटर्न यहां चेंज हो रहा है. 13.7. एक और ट्राई करो. स्टॉक डी, स्टॉक डी 4.25 प्लस 1.75 इंटू 11 माइनस 4.25, चेक करना 16.06%. ये इंडिविजुअल स्टॉक्स का रिटर्न आ गया. ये इंडिविजुअल स्टॉक्स का रिटर्न आ गया. और इसमें कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया गया क्वेश्चन में दिया गया है. तो हम वेटेड एवरेज रिटर्न निकालेंगे. अब लिखना है स्टेप नंबर 2. स्टेप नंबर 2 लिखना कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो. कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो. कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो. तो यहां पर हम एक टेबल ड्रॉ करेंगे क्योंकि वेटेड एवरेज रिटर्न निकालना है. 4 स्टॉक है, उनका रिटर्न हमने ऑलरेडी निकाल लिया है. वेट्स हम निकाल सकते हैं. रिटर्न और वेट को मल्टीप्लाई करेंगे, एक्सपेक्टेड रिटर्न आ जाएगा. ठीक है. तो 4 कॉलम ड्रॉ करना. सिक्योरिटी, रिटर्न इन परसेंटेज ऑलरेडी निकाला जा चुका है. वेट्स एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न, वेट्स एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न. सिक्योरिटी वाले कॉलम में आपको लिखना है ABCD, ABCD. रिटर्न में लिखना है 9.65 पिछले टेबल को देखकर, 12.35, 13.70, 16.06. ये आपने पिछले टेबल को देखकर कॉपी किया. वेट कैसे लिखेंगे, स्टॉक ए में कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया गया है 10,000 और टोटल कितना है चारों मिला के 60,000. तो क्या हम 10/60 या 1/6 लिख सकते हैं? बोलो 10/60 या 1/6 बराबर है. उसी तरह 20,000 आपने इन्वेस्ट किया है बी में, तो 20/60 या 2/6 लिख सकते हैं. फिर 16,000 डिवाइड बाई 60,000, तो 1.6 डिवाइड बाई 6 लिख सकते हैं. एंड उसी तरह 14,000 डिवाइड बाई 60, तो 1.4/6 लिख सकते हैं. तो इससे क्या होता है, हमारा राउंडिंग ऑफ नहीं करना पड़ रहा है यहाँ पे, उतना राउंडिंग ऑफ इशू कम हो जाता है. तो चलिए मल्टीप्लाई कीजिए. 9.65 इंटू 1.6 इक्वल टू मेमोरी प्लस. अभी ये परसेंटेज साइन को भूल जाओ, सिर्फ 9.65 इंटू 1.6 करना इंटू 1/6, so 1.608, 4.117. चेक करते रहना. मेमोरी प्लस. नेक्स्ट 3.653. यस, नेक्स्ट कम ऑन 3.747. वेरी गुड.
अब आप काम करो, अगर आपने मेमोरी प्लस में इनको डाला है तो मेमोरी रिकॉल कर लो, अदरवाइज टोटल करके बताना। तो टोटल करने के पश्चात आपका आंसर लगभग आ रहा है 13.125%। तो ये हो गया एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो निकालने का मेथड 1। एक और तरीके से हम कर सकते हैं, इसके नीचे लिखो ऑल्टरनेटिवली, इस टेबल के नीचे लिखो ऑल्टरनेटिवली, फिर नेक्स्ट लाइन में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव 2 में पहले हम पोर्टफोलियो का बीटा निकाल लेते हैं, फिर पोर्टफोलियो बीटा यूज करके पोर्टफोलियो रिटर्न निकालेंगे। ठीक है, तो राइट, कंप्यूटेशन ऑफ पोर्टफोलियो बीटा। आप देखेंगे कि आपका आंसर बिल्कुल सेम आएगा। एक बार अगर आंसर बिल्कुल सेम आया तो आप निश्चित हो जाएंगे कि आप ऐसे और ऐसे दोनों तरह से कर सकते हैं। सो प्लीज राइट कैलकुलेशन ऑफ पोर्टफोलियो बीटा। पोर्टफोलियो बीटा इज वेटेड एवरेज बीटा। 4 कॉलम ड्रॉ करेंगे, सिक्योरिटी बीटा वेट वेट इनटू बीटा, सिक्योरिटी बीटा वेट वेट इनटू बीटा, सिक्योरिटी ए बी सी डी, बीटा 0.8 1.2 1.4 1.75 और वेट्स वही वेट्स वापस लिखेंगे, मेरे साथ साथ लिखना 1/6 2/6 1.6/6 1.4/6। कोई दिक्कत, मल्टीप्लाई करना, मेमोरी प्लस यूज करना। चलो फर्स्ट वन आप खुद से मेमोरी प्लस में ऐड करते जाएंगे, 0.8 इंटू 1/6 0.1333 0.4000 0.3733 हो गया, 0.4083 मेमोरी रिकॉल। तो आपका पोर्टफोलियो बीटा लगभग आ रहा है 1.315 अप्रोक्सीमेटली। ये थर्ड डिजिट अगर डिफरेंट है कोई बात नहीं, थर्ड एंड फोर्थ डिजिट। तो पोर्टफोलियो बीटा आ गया, तो अब मैं पोर्टफोलियो का रिटर्न CAPM फॉर्मूले से निकाल सकता हूं। तो स्टेप टू एक्सपेक्टेड पोर्टफोलियो रिटर्न एज पर CAPM। expected portfolio return as per CAPM. Expected portfolio return as per CAPM is equal to RF plus beta into RM minus RF. RF कितना है क्वेश्चन में 4.25, बीटा 1.315 इंटू 11 माइनस 4.25, तो ये हो गया 13.126%। तो आप देखेंगे दोनों आंसर सेम है, वो भी 13.125 था, ये 13.126 है, तो बहुत बहुत मामूली डिफरेंस है। ठीक है, एंड दैट इज बिकॉज कहीं ना कहीं ये थोड़ा राउंडिंग ऑफ हो रहा है, कोई बात नहीं, माफ कर देते हैं, इतना छोटे से डिफरेंस के लिए झगड़ा मत करना। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, जहां पर 4 रिस्की स्टॉक थे, उनको लगता है कि ये पोर्टफोलियो रिस्क थोड़ा ज्यादा है 1.315, तो रिस्क कम करने के लिए क्या करेंगे, कोई रिस्की स्टॉक को सेल करके वो अमाउंट रिस्क फ्री एसेट में इन्वेस्ट करेंगे। तो अभी लिखना केस टू क्या है, कंप्यूटेशन ऑफ पोर्टफोलियो बीटा व्हेन मनी इज इन्वेस्टेड इन RBI बॉन्ड्स। Computation of portfolio beta when money is invested in RBI bonds. Computation of portfolio beta when money is invested in RBI bonds. When money is invested in RBI bonds. तो अभी आप लिखना सिक्योरिटी बीटा वेट्स वेट इंटू बीटा, सिक्योरिटी बीटा वेट वेट इंटू बीटा। ओके, तो सिक्योरिटी लिखेंगे बी की जगह मैंने क्या लिखा, RBI बॉन्ड, उसी सीक्वेंस में सिर्फ बी की जगह RBI बॉन्ड, CD, बीटा ऑफ ए उतना ही रहेगा 0.8, लेकिन जो मेन करेक्शन करना चेंज करना यहाँ पे
बीटा ऑफ आरबीआई बॉन्ड इज 0। दिया हो तो अच्छी बात है, नहीं दिया हो तो गवर्नमेंट बॉन्ड का बीटा 0 अज्यूम करेंगे। सी और डी वापस सेम फिगर 1.40 1.75। वेट्स सेम वेट वापस कॉपी कर लेना, 1/6, 2/6, 1.6/6, 1.4/6। फिर मल्टीप्लाई करो 0.8 इंटू 1/6, सेम फिगर 0.1333, ये 0 होगा। और ये दोनों फिगर पिछले आंसर से कॉपी कर लो, 0.3733, 0.4083। टोटल करेंगे, हाँ टोटल कितना आ रहा है, टोटल इज 0.9149 अप्रोक्सीमेटली, चेक करना अप्रोक्सीमेटली। उसके बाद स्टेप 2, एक्सपेक्टेड पोर्टफोलियो रिटर्न एज पर सीएपीएम। तो इस बार मैं एक ही मेथड से करूंगा क्योंकि मेरे पास पोर्टफोलियो बीटा आ चुका है। तो पोर्टफोलियो बीटा अगर आपके पास आ चुका है तो आप सीधा सीधी सीएपीएम इक्वेशन यूज कर लेना। तो लिखना एक्सपेक्टेड रिटर्न एज पर सीएपीएम इज इक्वल टू आरएफ प्लस बीटा इंटू आरएम माइनस आरएफ, आरएफ प्लस बीटा इंटू आरएम माइनस आरएफ। तो यहां पर हम लिखेंगे 4.25 प्लस 0.9149 इंटू 11 माइनस 4.25 इंटू 11 माइनस 4.25। तो ये हो जाएगा मेरा 10.426%, 10.426%। तो ये आपका आंसर हुआ समाप्त। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 पे आना। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो इसको मैं लिखूंगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन वन ऑफ द हाईली टेस्टेड क्वेश्चंस इन द एग्जाम है। यानी कि ये क्वेश्चन या इससे मिलता जुलता क्वेश्चन करीब 5 से 6 बार पूछ लिया इन्होंने। 5 से 6 बार भी सी एग्जाम में काफी हाई फ्रीक्वेंसी है। प्रोफेशनल एग्जाम में सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है तो अच्छी बात है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि पहले से तैयारी रहती है। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, एज एन इन्वेस्टमेंट मैनेजर यू आर गिवन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स ऑफ, फिर लिखा है इनिशियल प्राइस, डिविडेंड, मार्केट प्राइस एट द एंड ऑफ द ईयर, और इनका बीटा दिया हुआ है। नाम देखिए, बड़े एक से एक नाम दिए, सीमेंट, स्टील, लीकर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड। चलो यहां तक तो ठीक है, लीकर भी दे दिया। स्टूडेंट एग्जाम में बैठा बैठा खुश होगा, लेकिन लीकर का इफेक्ट यहां पे दिख रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड, उसका बीटा होना चाहिए 0। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड का बीटा होना चाहिए 0। इन्होंने दे रखा है 0.99, जो कि कॉर्पोरेट स्टॉक से भी ज्यादा बीटा दिया हुआ है। तो स्टूडेंट बोलेगा सर ये क्वेश्चन गलत है, तो क्या करूंगा? गलत है तो सॉल्व तो करना ही होगा, और अपने से आप कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं। तो इसको भी आप एक काम करो, सिर्फ एक स्टॉक समझो, नाम पे मत जाओ, भूल जाओ क्या लिखा है। इसको आप समझो कि आपको 4 स्टॉक दिए हुए हैं, ABCD, ठीक है, और ये उनका बीटा है। इमोशनल हुए बगैर नंबर्स देखकर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या लिख रहा है, रिस्क फ्री रिटर्न इज 14%, अच्छी बात है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट expected rate of return of the portfolio in each
ईच का मतलब ये चारों जो स्टॉक ऊपर मेंशन्ड है उनका आपको पोर्टफोलियो, उनका रिटर्न निकालना है। कौन से मॉडल को यूज करके? CAPM यूज करके। अगर आपको क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लिखा है कि कैलकुलेट एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न यूजिंग CAPM, तो फिर CAPM यूज करके निकालना होगा। क्योंकि कुछ बच्चों ने कहा है कि आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, आपने हमें पहले दिन ही बताया था D1 प्लस P1 माइनस P0 अपॉन P0, ये फॉर्मूला यूज करके आ जाएगा हमारा आंसर। लेकिन डियर स्टूडेंट, दिस इज नॉट CAPM फॉर्मूला। CAPM का फॉर्मूला है RF प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF। क्वेश्चन में RF है, बीटा है, लेकिन RM मार्केट रिटर्न मिसिंग है। तो उसके लिए मुझे कुछ दिमाग, कुछ तिकड़म लगा के मार्केट पोर्टफोलियो का रिटर्न निकालना होगा। और उसके बाद उन्होंने एक और क्वेश्चन पूछा है, एवरेज रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो का एवरेज रिटर्न क्या है? अब यहां पर इस क्वेश्चन में एक और प्रॉब्लम है कि पोर्टफोलियो का जब वो एवरेज रिटर्न मांग रहा है तो उनको स्टॉक्स का वेट्स भी देना चाहिए था। वेट्स आर मिसिंग। ये तो सिर्फ प्राइस पर शेयर दिया हुआ है, ये तो जो भी है प्राइस पर यूनिट दिया हुआ है ना, वेट्स मिसिंग है। तो अगर वेट्स मिसिंग है तो हम क्या अज्यूम करेंगे? अगर वेट्स मिसिंग है तो हम क्या अज्यूम करेंगे? वेट्स आर इक्वल। वेट्स आर इक्वल फॉर ऑल द स्टॉक। तो अगर वेट्स इक्वल होगा तो क्या उसका एडवांटेज है? यू कैन कैलकुलेट सिंपल एवरेज। तो अगर मेरा पहला आंसर सही हो गया, रिटर्न ऑफ ईच स्टॉक, फिर उसका आपको सिंपल एवरेज लेना है। समझ रहा है? सिंपल एवरेज लेंगे तो मेरा सेकेंड आंसर हो जाएगा। लेकिन जो मेन मुद्दा है कि RM कैसे निकाला जाए, हाउ टू फाइंड RM। ओके, तो उसके लिए एक ट्रिक है जो इंस्टीट्यूट भी यूज करती है। इस पूरे स्टॉक्स को, 4 स्टॉक है, अज्यूम करो कि ये मार्केट 4 स्टॉक्स का बना हुआ है। द मार्केट पोर्टफोलियो कंप्राइजेज ऑफ 4 स्टॉक्स। ठीक है, द मार्केट पोर्टफोलियो कंप्राइजेज ऑफ 4 स्टॉक्स। तो मार्केट का रिटर्न निकालने के लिए हम क्या करेंगे? ये मार्केट की इनिशियल वैल्यू है, ये टोटल डिविडेंड मिला, और ये प्राइस एट द एंड है। तो मार्केट के लिए हम ये यूज करेंगे D1 प्लस P1 माइनस P0 अपॉन P0। तो उसके लिए मुझे ये पहले तीनों कॉलम का टोटल लेना पड़ेगा, एंड देन ट्रीटिंग द होल सिक्योरिटीज, ऑल 4 सिक्योरिटीज एज मार्केट, वी कैन फाइंड आउट द मार्केट रिटर्न। ओके, तो लेट अस अज्यूम वन थिंग एंड देन गो अहेड, अदरवाइज ये क्वेश्चन सॉल्व होगा नहीं। सो स्टेप 1 लिखेंगे, अज्यूम दैट दिस इज अ मार्केट पोर्टफोलियो, यानी कि ये मार्केट पोर्टफोलियो है ऐसा अज्यूम करेंगे। let us calculate RM। let us calculate RM। let us calculate RM। 4 कॉलम ड्रॉ करेंगे। इन्वेस्टमेंट, इनिशियल प्राइस इन रुपीस P0, डिविडेंड रुपीस D, मार्केट प्राइस एट द एंड P1, मार्केट प्राइस एट द एंड P1। अब ये पूरा कॉपी कर लो। सिर्फ टोटल मैंने एक्स्ट्रा किया है, कई बार एग्जाम में टोटल भी दिया रहता है, तो उस केस में आपको टेबल भी बनाने की जरूरत नहीं है। तो जल्दी से ये चेक कर लो, और टोटल एक बार अच्छे से चेक करना कि क्या टोटल सही किया गया है। टोटल चेक कर लेना।
सॉल्व कर लिया। अब आपके पास ये 3 नंबर आ गए हैं। सपोज ये मार्केट है, तो मार्केट की वैल्यू स्टार्ट में थी 1105, 1105, 146 डिविडेंड मिला और 1250 उसकी वैल्यू एट द एंड हो गई है। तो क्या हम मार्केट रिटर्न निकाल सकते हैं? हाँ, लिखो RM इज इक्वल टू डिविडेंड प्लस क्लोजिंग वैल्यू माइनस ओपनिंग वैल्यू अपॉन ओपनिंग वैल्यू। डिविडेंड 146 प्लस क्लोजिंग वैल्यू 1250 माइनस ओपनिंग वैल्यू 1105 डिवाइड बाय 1105। सो हमारा आंसर आ रहा है 26.33%। 26.33%। %26.33% आ गया। अब हम 26.33% अगर मेरे हाथ में आ गया है तो बाकी स्टॉक्स का रिटर्न निकालना अभी कोई बड़ी बात नहीं है। तो हमारा स्टेप 2 लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन ईच सिक्योरिटी यूजिंग CAPM। कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन ईच सिक्योरिटी यूजिंग CAPM। कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ ईच सिक्योरिटी यूजिंग CAPM। तो यहां पर आप लिखना expected return as per CAPM equal to expected return as per CAPM equal to RF plus beta into RM minus RF plus beta into RM minus RF। नेक्स्ट लाइन में लिखना सीमेंट लिमिटेड एक्सपेक्टेड रिटर्न इक्वल टू सीमेंट लिमिटेड एक्सपेक्टेड रिटर्न इक्वल टू RF दिया हुआ है 14 प्लस बीटा है 0.8, RM इज 26 माइनस 33, 26.33 माइनस 14। प्यारे बच्चों सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ रहा है 23.864%। 23.864%। फिर लिखना है स्टील लिमिटेड। स्टील लिमिटेड एक्सपेक्टेड रिटर्न इक्वल टू 14 प्लस 0.7 इंटू 26.33 माइनस 14 इक्वल टू 22.631%। लीकर लिमिटेड एक्सपेक्टेड रिटर्न इक्वल टू 14 प्लस 0.5 ब्रैकेट 26.33 माइनस 14 इक्वल टू चेक करना 20.165%। और एक लास्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड एक्सपेक्टेड रिटर्न इक्वल टू 14 प्लस 0.99 इंटू 26.33 माइनस 14 इक्वल टू चेक करना 26.2067%। तो ये बड़ा अजीबोगरीब क्वेश्चन है जहां पे गवर्नमेंट बॉन्ड का बीटा लीकर के बीटा से ज्यादा है, गवर्नमेंट बॉन्ड का एक्सपेक्टेड रिटर्न लीकर लिमिटेड के एक्सपेक्टेड रिटर्न से ज्यादा है। तो शायद लीकर का इफेक्ट होगा। तो ये हमारा फर्स्ट आंसर कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन क्या था? एवरेज रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो। तो स्टेप नंबर 3 लिखना एवरेज रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो। अब आपको एक सिंपल एवरेज रिटर्न लेना है। तो ये जो 4 रिटर्न हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया, इसका सिंपल एवरेज टोटल डिवाइड बाई 4 लिखिए 23.864 प्लस 22.631 प्लस 20.165 प्लस 26.2067 डिवाइड बाई 4। सो दैट इज इक्वल टू चेक करना 23.22%। तो आपका आंसर कंप्लीट हो गया है। हालांकि ये जो एवरेज रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो निकाला है इसको मैं एक और तरीके से कर सकता था। गेस करो कैसे? पहले आप क्या करो, पोर्टफोलियो का बीटा निकाल लो एंड उसके बाद पोर्टफोलियो बीटा यूज करके पोर्टफोलियो का रिटर्न निकाल लेंगे। तो उसके लिए हम क्या अज्यूम करेंगे कि सारे स्टॉक्स का वेट इक्वल है। अगर सारे स्टॉक्स का वेट इक्वल है तो पोर्टफोलियो बीटा विल बी सिंपल एवरेज बीटा।
तो लिखना नीचे, फर्स्ट वी विल कैलकुलेट एवरेज बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो. फर्स्ट वी विल कैलकुलेट द एवरेज बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो. तो आपको क्वेश्चन में ये बीटा दिया हुआ है 0.8 प्लस 0.7 प्लस 0.5 प्लस 0.99 डिवाइड बाई 4, so that is equal to 0.7475. और इसको यूज कर लेते हैं CAPM फॉर्मूले में. Therefore expected return as per CAPM equal to RF plus beta into RM minus RF. 14 plus 0.7475 into bracket 26.33 minus 14. 26.33 माइनस 14. चेक करना, सेम आंसर दिख रहा ऊपर भी और यहाँ पे भी 23.22%. 23.22%. ये आप एग्जाम में दोनों में से किसी भी मेथड से कर सकते हैं, जो आपको ठीक लगे. और एक नोट लिखेंगे. नोट, इट इज अज्यूम्ड दैट weight of each security, it is assumed that weight of each security in the portfolio, it is assumed that weight of each security in the portfolio is equal. It is assumed that weight of each security in the portfolio is equal. It is assumed that weight of each security in the portfolio is equal. Okay, now we'll take a break.